न्यूक्लियोफाइल लुईस बेस की तरह बिहेव करता है, लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। ओके, ये रहा लुईस बेस। क्यों करता है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर डोनेट करता है। ऐसे मान लो ये न्यूक्लियोफाइल है, अब ये लोन पेयर मान लो ये H+ है, ठीक है, अपना लोन पेयर मान लो H+ को दे दिया, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल क्या लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा ना, ये न्यूक्लियोफाइल लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा ना, करेगा। क्यों? क्योंकि अगर H+ देगा तो सिस्टम में H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर H+ कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा तो जो pH वैल्यू होगी, pH वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। pH वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो एसिडिक वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, सॉरी बेसिक। pH जितना ज़्यादा होता है उतना सोल्यूशन बेसिक होता है, राइट। तो यही लिख रहा है यहाँ पे, लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल में एनायनिक न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, दो तरीके के होते हैं। एनायनिक न्यूक्लियोफाइल क्या होता है कि अगर एनायंस हो और वो लोन पेयर डोनेट करते हों, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हों, तो एनायनिक न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो देख लो सारे एनायंस हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं रिएक्शन में। ऐसे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन होता है ये, ठीक है, इसके पास 2 लोन पेयर होता है, समझ रहे हो। इस तरीके से हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, ऑक्सीजन के पास होता है ना। ऐसे इसी तरीके से नाइट्रोजन के पास भी होता है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ये फ्री में पड़ा होता है, ये अपना लोन पेयर दे सकता है। मान लो जैसे H+ है, इसको लोन पेयर दे देगा तो सिस्टम में pH को वैल्यू क्या कम कर देगा। pH कम हो जाएगा तो H+ कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा तो pH की वैल्यू बढ़ जाएगी, सॉरी। अगर pH की वैल्यू बढ़ जाएगी तो मतलब क्या है? बेसिसिटी बढ़ गया, राइट, ठीक। यही बात है कि जहाँ पे भी ऑक्सीजन है उनके पास लोन पेयर होगा, वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। ये नाइट्रोजन, ये सारे नाइट्रोजन के लोन पेयर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन NH2 को हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, वो बिहेव कर सकता है। हाइड्रोक्सिल एमाइन NH2OH को हम हाइड्रोक्सिल एमाइन कहते हैं, वो भी बिहेव कर सकता है। फिनिल हाइड्रोजन भी बिहेव कर सकता है, क्योंकि फिनिल हाइड्रोजन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, वो बिहेव कर सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। बेस क्या होता है? बेस वो होता है, जैसे बेस क्या होता है, ध्यान समझना। बेस क्या होता है? बेस जो होते हैं B- मान लो, ठीक है, बेस B-, बेस जो होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को देते हैं, राइट, जिसकी वजह से BH बन जाता है, BH बॉन्ड, राइट। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर अपना H+ को दे देंगे तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन सिस्टम में हो जाएगा कम। अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़, राइट। pH वैल्यू बढ़ जाएगी तो 7 से ज़्यादा हो जाएगी, या समझ रहे हो, 7 से दूर भागती जाएगी। मतलब क्या है? उसका एल्कलाइन नेचर बढ़ता चला जा रहा है, तो ये बेस हो गया, ठीक। तो लेकिन न्यूक्लियोफाइल और बेस में एक डिफरेंस होता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल ये H+ के अलावा किसी को भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, किसी पॉजिटिव सेंटर को। जैसे कार्बन है, OH है, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। अब इस पर OH पे नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन डिफरेंस की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये अपना ऐसे इस पर अटैक कर देगा, कार्बन पे अटैक कर देने से ये OH उड़ के चला जाएगा, भाग जाएगा, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट सीन क्या होगी वो समझाते हैं अगले डायग्राम में। होता ये है कि आगे क्या होता है, सॉरी, आगे ये होता है हाइड्रोजन जो है ऐसे हो जाएगा और OH की जगह लग जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल, समझ रहे हो। OH की जगह न्यूक्लियोफाइल लग गया, राइट। तो ये न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल H+ के अलावा किसी को भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं। जैसे इलेक्ट्रोफाइल हो, मान लो कि इलेक्ट्रोफाइल है, मान लो कि जैसे एक मिनट रुक जाओ, बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो कोई ये कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो, पॉजिटिव सेंटर हो, लेकिन ये H+ नहीं है, तो इसको अगर न्यूक्लियोफाइल देगा तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बन जाएगा।
तो ये हो गया क्या, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो बस पढ़ते हैं डिफरेंस। बेस क्या होता है, स्पीसीज विच डोनेट द लोन पेयर टू H+, बेस कहलाता है। देखो जैसे यहाँ पे हमने ये यहाँ पे फिनाइल बना रखा है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। अब इस पर OH- था, ये बेस था, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को खा जाएगा। ठीक है, ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन को जो वो खाए, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ये इसके बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन बन जाएगा सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये OH- आयन हाइड्रोजन पर अटैक कर पाएगा, इसलिए ये बेस है। ठीक, जो भी H+ के कॉन्सेंट्रेशन को कम करेगा वो बेस है, जो H+ कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगा वो एसिड है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, स्पीसीज विच डोनेट लोन पेयर टू नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज टू अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा अगर वो किसी को भी दे रहा है तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा। जैसे हमने इसी डायग्राम में देख रखा है कि कार्बन है, ध्यान से देखोगे, एक मिनट सॉरी, ध्यान से अगर देखोगे तुम्हें इसमें दिखेगा, ये कार्बन है, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा क्लोरीन। तो इस पर ये OH- जाकर के इस कार्बन के पीछे से अटैक कर देगा, ये क्लोरीन निकल के बाहर चला जाएगा, और ये OH, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर असेंटिव मैकेनिज्म से ये एक्सप्लेन होता है। राइट, तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा। राइट, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 OH, Cl, सॉरी Cl। ठीक है, इस पर OH- इस पर अटैक कर दिया मान लो यहाँ पीछे से। ठीक है, OH- पीछे अटैक कर देगा तो नेक्स्ट सीन क्या बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे लग जाएगा OH। ठीक है, यही होगा, और जो कि क्लियरली इस डायग्राम में भी दिख रहा है अपन को। देखो यहाँ पे ये बन जाएगा, इस पर अटैक किया था OH- ने, ये बन गया, और क्लोरीन जो माइनस है वो निकल के बाहर चला गया। ऑलराइट, ये हमने डिफरेंसेस पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे कि ओके, देयर इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस इन द न्यूक्लियोफिलिसिटी, सॉरी, देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टीरिक हिंड्रेंस इन द बेस, बट देयर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टीरिक हिंड्रेंस इन द न्यूक्लियोफाइल। रीज़न समझना है, जैसे बेस होता है, और बेस को H+ को इलेक्ट्रॉन देना है, और H+ कुछ नहीं होता, प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन इतना छोटा होता है कि वो बेस पे अटैक कर ही देगा किसी न किसी रास्ते से। मतलब यह रास्ते में रुकावट उसे कोई प्रभाव नहीं करती प्रोटॉन को। स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक क्राउडिंग से प्रोटॉन अटैक कर देगा, एटम कितना भी बड़ा हो वो प्रोटॉन को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि प्रोटॉन बहुत छोटा है। समझ रहे हो, मच्छर को तुम नहीं रोक पाओगे कमरे में आने से पहले, कितना बड़ा गेट लगवा लो कमरे में, लेकिन तुम मच्छर को आने से नहीं रोक पाओगे। उसी तरीके से बेस के पास H+ को आने से तुम नहीं रोक पाओगे। फिर समझा दे रहा हूँ, ये बेस है, इसको H+ पे अटैक कर दिया तो बेस H+ से जुड़ जाएगा, मतलब स्टीरिक क्राउडिंग का कोई इफेक्ट नहीं होगा बेसिसिटी पे, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी पे होगा। कैसे होगा वो समझना, ये जो डायग्राम है वो समझाएगा। ये दोनों डायग्राम समझते हैं अपन, उसके बाद डिटेल में इसको समझाएंगे कैसे हो रहा है। ठीक है, देखो जैसे ये डायग्राम है, ये न्यूक्लियोफाइल है कोई, ठीक है, और ये वाला डायग्राम है। ठीक है, अब पहले इसको समझते हैं। जैसे मान लो ये है O-, ठीक है, अब ये है O-। अब जो हमने अटैक करवाया था हाइड्रोजन 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 और Cl पे, तो ये 2 ही है, ये 3 है, 3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये 2 वाला जब अपना लोन पेयर जाके इस पर अटैक करेगा, इसके कार्बन पे, तो हाइड्रोजन उतना रोकेगा नहीं, लेकिन जब 3 वाला ले जाएगा ना, तो इसके कंपैरिजन में इसको रोकेगा ज़्यादा, क्योंकि 3 है, तो इस घुसने में दिक्कत होगी, रिपल्सन होगा। इसलिए हम कहते हैं कि इसका स्टीरिक रिपल्सन इसके केस में हाई है, सेकंड वाले के केस, थर्ड वाले के केस, इस सेकंड वाले केस में। फर्स्ट वाले केस में उतना स्टीरिक रिपल्सन नहीं है। ठीक है, तो सेकंड वाले की न्यूक्लियोफिलिसिटी, सेकंड वाले की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी फर्स्ट वाले से, इतना ध्यान रखना। सेकंड वाले की न्यूक्लियोफिलिसिटी फर्स्ट वाले से कम होगी, इतना ध्यान रखना। राइट, तो उसको हम समझ लेते हैं।
लिटरेचर में, इसमें यहाँ लिख रखा है कि देयर इज़ द इम्पोर्टेंस रोल ऑफ द स्टीरिक हिंड्रेंस इन द न्यूक्लियोफाइल। कारण समझिए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल H+ पर अटैक नहीं करता। न्यूक्लियोफाइल एक बड़े बड़े इलेक्ट्रोफाइल्स पर अटैक करता है, जिनमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, जिनमें बहुत सारे मॉलिक्यूल ग्रुप्स लगे होते हैं जो स्टेरिकली हिंडर्ड होते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो स्टेरिकली हिंडर्ड है, इसलिए दिक्कत होता है अटैक करने में। बट बेस के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पर अटैक करने में कौन सी स्टेरिक हिंड्रेंस, उसके चारों तरफ कोई, उसके चारों ओर कोई नहीं है। इसलिए बेस के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई रोल नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियोफाइल के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस का रोल नो डाउट होता है। हमने अभी बताया था कि इसका साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, इसका साइज़ और छोटा है, तो ये आसानी से घुस जाएगा, ये दिक्कत से घुसेगा, ये एक वाला आसानी से घुस जाएगा, 2 वाला थोड़ा सा दिक्कत होगा, तीसरे वाले में और दिक्कत होगा। तो सबसे घटिया न्यूक्लियोफाइल ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद उससे अच्छा ये है, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल ये है, सबसे घटिया टर्सरी वाला है। तो ये देखो, ऑर्डर देख लो, दिख भी रहा होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का, राइट। तो ये दिस आर द ऑर्डर। जो हमारी एक हम ये पॉइंट समझते हैं कि आपको बुक्स में लिखा हुआ मिल जाता है कि जो हमारी बेसिसिटी होती है वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस होती है, और जो हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस होती है। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। ये आज यहीं पे समझेंगे दोनों चीज़ को, कहीं पे भी आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है, ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, इसका मतलब क्या है वो आज हम यहीं समझेंगे। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, KCP TCP का कॉन्सेप्ट हम यहीं समझेंगे, राइट। देखो, जैसे मान लो A है, ये B से रिएक्ट करके AB बनाता है, लेकिन ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है, मतलब A B से रिएक्ट करता है तो AB बनता है, लेकिन AB भी टूट करके A और B बना सकती है, A और B बना सकती है। अगर AB स्टेबल होगा, अगर AB स्टेबल होगा तो रिएक्शन पीछे कम आएगी, क्योंकि ये स्टेबल है, पीछे जाना नहीं चाहेगा, अपने आप में मस्त है। अगर AB अनस्टेबल होगा तो ये रिएक्शन पीछे बहुत ज़्यादा आना चाहेगी, समझ रहे हो। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि जो ये रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है। इक्विलिब्रियम वाली, जो इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन होती है उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा होगा कि रिएक्टेंट ज़्यादा होगा, ये डिपेंड करता है कि स्टेबल कौन है, समझे। फिर से सुनना, अगर ये स्टेबल होगा तो रिएक्शन आगे ज़्यादा होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड ज़्यादा होगी, AB का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। अगर AB अनस्टेबल होगा तो AB टूट करके A और B में चला जाए, बनेगा, लेकिन A और B जुड़ के AB बनाएगा, मतलब AB भी होगा और A और B भी होगा, लेकिन इस टूटने की स्पीड इसकी हाई होगी, टूटने का रेट हाई होगा, इसलिए AB का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और A और B का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, ऑलराइट। तो ये बोलता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली स्टेबिलिटी से रिलेटेड होता है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोसेस सुना होगा। थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी की बात करता है, कहता है कि अगर AB स्टेबल होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड ज़्यादा होगी, AB अनस्टेबल होगा रिएक्शन बैकवर्ड ज़्यादा होगी, बनेगा ज़्यादा वो जो स्टेबल हो, समझ रहे। ऐसे ही बेसिसिटी और एसिडिटी भी थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होती। कैसे, B- है, H+ है, BH बन गया। अब मान लो ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा, BH स्टेबल होगा, ठीक है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। अगर मान लो B- स्टेबल है, जैसे मान लो F-, जैसे I- का साइज बड़ा है, रेडियस ज़्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो रेडियस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ध्यान रखना। पोटेंशियल एनर्जी हमारी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, हमेशा ध्यान रखना, लिख लेना पॉइंट।
पोटेंशियल एनर्जी हमारी रेडियस के नॉर्मली प्रोपोर्शनल होती है, जिसका साइज बड़ा होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो सही बात है कि BH अगर स्टेबल ज़्यादा होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, बेसिसिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड जितना ज़्यादा होगा H+ का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही कम होगा, pH सिस्टम का उतना ही ज़्यादा होगा, तो बेसिसिटी ज़्यादा होगी ना, इसलिए होता है। समझ रहे हो? उसको समझ में आना था, उसको आ चुका है इतना भोंकने के बाद। अब तो भगवान भी समझाए। काइनेटिकली कंट्रोल्ड में क्या होता है, स्टेबिलिटी से मतलब नहीं है, जो जितना फास्ट अटैक करेगा उसका प्रोडक्ट उतना ज़्यादा होगा। इसे ये है छोटू सा है तो ये बहुत फास्ट अटैक करेगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। ये उससे स्लो अटैक करेगा, इससे बनने वाला प्रोडक्ट इससे बनने वाले प्रोडक्ट से कम होगा। ये और स्लो अटैक करेगा, तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट इन दोनों से बनने वाले प्रोडक्ट से बहुत कम होगा। क्यों? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन किसने डिसाइड किया? उसने डिसाइड किया जो ज़्यादा फास्ट अटैक किया। जिसने ज़्यादा फास्ट अटैक किया उसने ज़्यादा प्रोडक्ट बनाया, जिसने जितना स्लो अटैक किया स्टीरिक हिंडरेंस की वजह से उसने उतना ही घटिया प्रोडक्ट बना दिया। फास्ट अटैक करना, स्पीड काइनेटिक। तो मतलब ये है कि ये प्रोसेस न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो प्रोसेस है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड है। ऑलराइट, ठीक है, इतना बात समझ आ गया होगा आई थिंक। उसके बाद कुछ बात और है, अपन ध्यान समझते हैं। कुछ कॉमन पॉइंट लिखे कि एनायन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन इट्स कॉन्जुगेट। क्यों होता है भाई? भाई देखो, किसी एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। लिख लेना कौन से, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए एनायंस का इसलिए किसी भी एटम के एनायन का न्यूक्लियोफिलिसिटी उसके न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होता है। रीज़न ये है कि नेगेटिव चार्ज आने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर बढ़ जाता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। राइट। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल कोरिलेशन, कि पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पीरियड में हमें EN देखते हैं और ग्रुप में हम साइज देखते हैं। ध्यान रखना, पीरियड में EN और ग्रुप में साइज देखा जाता है। ठीक है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम होती है। राइट। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम होती है। राइट। पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन से क्यों? क्योंकि थर्मोडायनेमिकली प्रोसेस होती है, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन शेयर कम होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, सीधा बात होगा ऑन नेगेटिव एनायन। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इतना आई होप समझ में आया होगा।